हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी लोग खुश होंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फुल डेडिकेशन के साथ एफर्ट्स कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे एक्चुअली वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, वो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाला टॉपिक ही नहीं है। जस्ट वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में हमें समझना और उसके ऊपर एक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात करेंगे ओल्ड एज पर्सन्स या फिर सीनियर सिटीजन्स और उनके द्वारा फेस की जाने वाली प्रॉब्लम्स। एक्चुअली हमारे इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। नंबर ऑफ़ सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। पैराडॉक्स है, एक तरफ हम दुनिया का लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री हैं, यानी कि यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, दूसरी तरफ हमारे पास ओल्ड एज पर्सनस के नंबर्स भी हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली वो ओल्ड एज पर्सन जो हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। चैलेंजेस हमें भी बहुत सारे आ रहे हैं कि हम उनको कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे एक्ट्स जो हैं बनाए हुए हैं उनके राइट्स की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये सब कुछ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो सकता। हमें एज अ सोसाइटी मेंबर बहुत कुछ समझना पड़ेगा कि उनको आने वाली प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं वो क्यों हैं, उसके लिए हमें क्या एफर्ट्स करने चाहिए एज अ सोसाइटी मेंबर। सो पहले हम ये देखते हैं कि डाटाज क्या बोलती हैं कि हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज पर्सन्स जो हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर हम सेंसस 2011 की बात करें तो 104 मिलियन क्या है सीनियर सिटीजन्स या फिर ओल्ड एज पीपल्स हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट बोलती है कि वो नंबर 2026 तक इंक्रीज होके 173 मिलियंस हो जाएगा और फिर वो 2031 तक 194 मिलियन पहुंच जाएगा। तो ये नंबर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसके अब हम रीजंस की बात करें कि वाई एजिंग पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन इज़ अचीवमेंट ऑफ TFR, दैट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट। वो हमने 2.0 अचीव कर लिया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि व्हाट इज़ दिस TFR। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी एजिंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि TFR 2.0 क्या है। डिक्रीज रिप्लेसमेंट लेवल भी इसको बोलते हैं। ये भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या है। डिक्रीजिंग डेथ रेट, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ होती चली जा रही हैं, असेसिबल अफोर्डेबल हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को अगर मिलती हैं तो फिर डेथ रेट कम हो रही है, या यू कैन से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे इंडिया में वो इम्प्रूव हुई है। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अभी इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है। तो ये काफ़ी सारे रीजंस में दो रीजंस मेन हैं कि हमारी एजिंग पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है। तो एजिंग पॉपुलेशन अपने आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़, आजकल लोग छोटी छोटी फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस ये हैं कि वो वर्किंग हैं, मतलब कि गांव से निकल के शहरों में जाते हैं, जॉब्स करनी है, ठीक है। तो वो पेरेंट्स को घर पे या पीछे ओल्ड एज पीपल जो हैं अपने बुज़ुर्गों को घर पे छोड़ जाते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपके जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी रेगुलर लाइफ में। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका वर्किंग वुमेंस। अभी जो वुमेन्स हैं वो भी आपके मेल पार्टनर्स के साथ काम कर रही हैं, ठीक है। घर में अगर मान लो हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों काम पे जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके जो ओल्ड एज पीपल्स हैं घर में, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। एक्चुअली इसका जो लॉस है वो सिर्फ प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स को ही नहीं आ रही। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जब दोनों हस्बैंड वाइफ काम पे चले जाते हैं तो बच्चों को संभालने वाला, उनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं रहता। ये भी एक दूसरे एंगल से प्रॉब्लम है जो हमें समझनी पड़ेगी।
थर्ड, गवर्नमेंट की तरफ से कोई होलिस्टिक अप्रोच नहीं है कि उनके मेंटल केयर के लिए या उनके फिजिकल असिस्टेंस के लिए कोई होलिस्टिक अप्रोच हो, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि वो अगर बात करें तो लीगली उसमें इतने प्रोविजंस होते हैं कि बुज़ुर्गों को या फिर अपने सीनियर सिटीजन को समझने में या असेस करने में प्रॉब्लम आती है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी 2011 में एक पॉलिसी आई थी कि हमने उनका कैसे उनको सपोर्ट करनी है फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, लेकिन वो एक्चुअली जो पॉलिसी है 2011 वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स, न्यूक्लियर फैमिलीज़ अगर हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बच्चे घर से बाहर रह रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब्स के लिए, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ उनका कनेक्ट नहीं है, तो वो मेंटली काफ़ी उनको क्या करती है, वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली एक रिसेंटली लवाटे केस था, मुंबई में हुआ है। वहाँ पे एक कपल था, इरावती एंड नारायण लवाटे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, उसमें वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक्टिव यूथनेशिया यानी कि एक ड्रग लेने की अनुमति दी जाए, जिसकी वजह से क्या फिर उनका लाइफ एंड हो जाए, यानी कि उनको मृत्यु चाहिए, ठीक है, वो मौत की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको वो नहीं अलाउड किया, पैसिव यूथनेशिया अलाउड किया, एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं किया, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि वो जो ओल्ड एज कपल है वो इस चीज़ की डिमांड क्यों कर रहा है। उन्होंने 2-3 रीजंस बताए कि हम सोसाइटी के ऊपर अभी कोई बर्डन नहीं बनना चाहते, अभी हमें ये लगता है कि हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, हमारी हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हो रहा है हम ये मानते हैं कि वो एक तरह का बर्डन है सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि हम लोगों के टैक्स के पैसे से जो हॉस्पिटल्स वगैरह बनते हैं हम उनमें अगर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो एक बर्डन है, रैदर देन हमें ट्रीटमेंट देने की बजाय आप यंगर पॉपुलेशंस को जिनको नीड है उनको ट्रीटमेंट दिए। ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं, चलो वो एक अलग केस है, लेकिन ऐसी फीलिंग्स आना उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि उनको डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिल रही, या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है, या फिर उनका आगे कोई वारिस नहीं है या बच्चे नहीं हैं जिनके साथ वो इमोशनली अटैच हों, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो इस चीज़ को हम टैकल कैसे करें। देखो, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट तो बहुत सारे लॉज बना सकती है, स्कीम्स बना सकती है, लेकिन आपको पर्सनली अपने लेवल पे, अपनी सोसाइटी में, अपने नेबर में ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर आपको कुछ लगता है कि यू कैन हेल्प द ओल्ड एज पीपल, सीनियर सिटीजन, देन यू शुड डू। आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि हम कोई ऑफिसर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जाएंगे तब जाके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ अभी सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करना, सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम्स को टैकल करना या उनको सॉल्व करना, ये वैल्यूज़ अभी इससे आपके अंदर इनकलकेट हो जानी चाहिए। तो अगर मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात करूं तो उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए, सीनियर सिटीजन्स के राइट्स को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स क्या हैं। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 3841 में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ओल्ड एज पीपल्स की या वुमेन्स की सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करें, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को इंश्योर करें, जिसकी वजह से क्या हो, हर पर्सन अपनी डिग्निफाइड लाइफ को एंजॉय कर सके। तो अगर गवर्नमेंट लेवल्स के एफर्ट्स की बात करें तो पीएम व्यय वंदना योजना एक स्कीम है राष्ट्रीय व्योश्री योजना है, नेशनल पॉलिसी 2011 है, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। इन तीनों के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, मैं इस लेक्चर में सिर्फ पॉइंट नंबर 4 की बात करूँगा। आपको अगर इन स्कीम्स के बारे में जानना है तो आप schemes.gov.in के ऊपर जाके इन स्कीम्स के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर अगर आपको लगता है कि आप किसी सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज पीपल की हेल्प करना चाहते हो तो उनको इस स्कीम्स के बारे में बता सकते हो। आप अपने घर में भी अपने पेरेंट्स से डिस्कशंस कर सकते हो कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कोई पेंशन स्कीम की उनको दिलवा सकते हो अपने पेरेंट्स से बात करके, या फिर उनको राष्ट्रीय व्योश्री योजना जो है जहाँ पे उनको एडिंग डिवाइस, जैसे मान लो हियरिंग एड हो गया, व्हील चेयर्स हो गए, स्पेक्टेकल्स हो गए, इस स्कीम्स के अंडर उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसकी बात कर सकते हो आप। नेशनल पॉलिसी में इन चीज़ों के बारे में ही बात किया गया था। ये चीज़ें एक्चुअली इम्प्लीमेंटल स्टेज है। नेशनल पॉलिसी आपका एक पॉलिसी स्ट्रक्चर है कि हमने करना क्या है।
अगर हम इस एक्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी GS2 में आपका ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप UPSC एंड स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स की बात करते हो तो ऐसी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी है एक, ठीक है। सारी स्कीम्स के बारे में आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो और फिर कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको क्या समझ में आया और आप क्या करना चाह रहे हो। अगर इस पर्टिकुलर एक्ट की बात करें, ये एक्ट एक्चुअली जो लोग अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को अबंडन कर देते हैं या फिर उनको घर में अच्छे से ट्रीट नहीं करते, एक्चुअली उस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया था। इसमें प्रोविजंस क्या है कि ओबलाइजिंग द एडल्ट चाइल्ड एंड हायर टू प्रोवाइड द मंथली अलाउंस ऑफ 10,000 रुपीज़। दैट मीन्स कोई भी ओल्ड एज पीपल अपने बच्चों से मंथली मिनिमम 10,000 रुपीज़ का डिमांड कर सकता है। ये मैक्सिमम था पहले, लेकिन अभी अमेंडमेंट के थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि इस लिमिट को हटा दिया जाए, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो है ओल्ड एज वो अपने बच्चों से डिमांड कर सकते हैं मंथली अलाउंस के लिए। स्पीडी जस्टिस, पहले क्या होता था कि अगर आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले भी बहुत सारी स्कीम्स वगैरह बनी हुई हैं, उनको अगर आपको इम्प्लीमेंट करवाना है या उसका बेनिफिट लेना है तो आपको जो नॉर्मल चैनल ऑफ कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उसके थ्रू प्रोसीड करना पड़ता था, जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव और यू कैन से कि एक स्लो जस्टिस प्रोसेस है। इसीलिए उन्होंने स्पीडी जस्टिस प्रोसेस के लिए क्या किया, जो आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाइड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो ओल्ड एज पीपल हैं अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, या उनको गिफ्ट दे देते हैं, बाद में उनकी जो चिल्ड्रन हैं या उनकी संतानें या उनकी केयर नहीं करती, तो फिर अगर वो अपील करें तो उनकी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगी, दोबारा से उनके पास आ जाएगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को एक मैंडेटरी किया था कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम बनाएं, जहाँ पे जो अबंडन सीनियर सिटीजन्स या पेरेंट्स हैं उनकी केयर हो सके, मेंटली, फिजिकली, मेडिकली जो भी हो उनको हमने देना है। अबंडनिंग अ क्राइम, अगर कोई बच्चा अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को घर से निकालता है, उनके फूड का, मेडिकल का, क्लोथिंग का ध्यान नहीं रखता तो उनको अबंडन कर देता, वो एक क्राइम है जिसके थ्रू फिर बाद में क्या हो सकता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है, वन इज सेक्रेड स्कीम, सेकंड वन इज सेज पोर्टल। सेक्रेड स्कीम उन ओल्ड एज पीपल्स के लिए है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो उनकी री एम्प्लॉयबिलिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ध्यान रखती है। सेज पोर्टल में वो लोग जो ओल्ड एज पीपल्स के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल अपनाना चाहते हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज पीपल्स को हेल्प मिल सके, तो वो एक पोर्टल है जहाँ पे जाके वो कुछ जानकारी ले सकते हैं और यहाँ से कुछ गवर्नमेंट उनको मदद करेगी। तो ज़्यादा आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप प्लीज़ गूगल के ऊपर सर्च करिए और इनके बारे में ज़्यादा ढूंढ लीजिए क्या है। अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आपको सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक वे फॉरवर्ड में जाना होता है कि सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आप टैकल कैसे करोगे। पहली पॉइंट, क्रिएट अवेयरनेस। अभी एक रिपोर्ट ये बताती है कि 80% ऑफ द पीपल्स जो ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। कितने? 80% लोग। और जो 20% थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनको नॉलेज है, उसमें से भी बेनिफिट जो लोग ले पा रहे हैं वो सिर्फ 1.5% ही हैं। तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि उनको समझ आ सके, जो आपका जस्टिस प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट जो है 10,000 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ा देनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ वे फॉरवर्ड्स जो हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से भी सोसाइटी लेवल के ऊपर लोगों को अवेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक यू।